हेलो। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर आ रही नवीन? चलिए ठीक है। आज आप लोगों को मैं रिवाइज कराऊंगा, थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आप वो सुन लीजिए। देखिए, कल आप रिवाइज कराऊंगा, थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि कल आप, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले अब आज क्वेश्चन नहीं ज़्यादा लगाइए। आज जनरल वे में जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, एक बार सिलेबस उठाइए और उन टॉपिक्स को देख लीजिए। अधिकतर लोगों की ये जब समस्या रहती है कौन से टॉपिक हमें रिवाइज कर लेने चाहिए, बाकी तो बहुत सारी चीजें सिंपल होती हैं, आती हैं, लेकिन कौन सी चीजें रिवाइज करके हमें जाना चाहिए ये हमें पता रहे। उसके बाद मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, बहुत सारे फार्मूले बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ज्यादा क्वेश्चन करा के मैं आपके जो लेवल को है उसको आज डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। आपने जो भी तैयारी की होगी वो अपने दम पर बहुत ही अच्छी तैयारी की होगी, इसमें भी कोई इफ और बट नहीं होगा। यानी जिस इंसान के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है वो उतनी तैयारी करता है, इसमें कोई इफ और बट नहीं है। तो इसलिए कल पेपर है आपका और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर अच्छा हो। कल शिवरात्रि, आपकी आने वाली नई रात्रियां बहुत अच्छी हो जाए ये उम्मीद करूंगा और भोलेनाथ से प्रार्थना भी करूंगा कि आप सभी का, जितने लोग हैं इस पे बैच में सिलेक्शन हो, सेलेक्ट हो केंद्रीय विद्यालय एग्जाम के लिए, एमपी पीजीटी, एमपी टेट के लिए, उत्तर प्रदेश पीजीटी के लिए, झारखंड पीजीटी के लिए, जिस भी लेक्चरर ग्रेड का एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, यही मैं ईश्वर से, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करूंगा। क्योंकि कल शिवरात्रि है और आपका पेपर भी है, तो उम्मीद करूंगा कि शायद ऊपर वाले आपकी जितनी भी मेहनत है इसको कामयाब करेंगे। तो ये सब आपके कर्म पर डिपेंड करता है, आपके उन बातों पर डिपेंड करता है जो आप दिन प्रतिदिन एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जैसा आप ट्रांसफर करते हैं वैसा ही आपके पास वापस आ जाता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। यानी कि अगर आप मेहनत, जैसे कभी कभी इंसान कहता है कि मुझे वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तो मेरा मानना है कि आपने उस चीज तक, हो सकता है लेवल आपका वो ना रहा हो, यानी आपके लेवल में कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी रही गई होगी, इसलिए आप वहां तक नहीं पहुंच पाए, अन्यथा आप वहां तक पहुंचते लेकिन उससे नीचे पद पे हो। तो ये भी ना समझना इसका मतलब है कि गॉड ने आपको, अगर कोई पीजीटी की तैयारी कर रहा है टीजीटी ही हो पाया तो बोले साहब पीजीटी नहीं हो पाया, इसका मतलब आपने अभी उस लेवल को छू नहीं पाया था, इसलिए ईश्वर ने आपको टीजीटी पे लाकर रोक दिया। और मेहनत कर लीजिए, पीजीटी हो जाओगे आप। यानी कि आप हमेशा अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं को पॉजिटिव वे में लीजिए, आपको आनंद मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको मेहनत करने में इंटरेस्ट आएगा। लेकिन अगर उन्हीं चीजों को नेगेटिविटी में लिए चले गए तो फिर आप जी नहीं पाएंगे, ये तय है, और आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी निश्चित है। तो खैर ये बातें करने का बहुत समय नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊं कि मेहनत आपने जितनी भी की होगी उसको सिर्फ और सिर्फ आज रिवाइज करिए, माइंड फ्रेश करिए, टेंशन फ्री रहिएगा। पेपर देने जब जाना तो ये उम्मीद लेकर के मत जाना मुझे सिलेक्शन लेना है, उम्मीद लेकर के ये जाना कि मैं बेस्ट करके आऊंगा, मैं बेस्ट करके आऊंगी। ये जब करके आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आप उस लेवल को छू जाएंगे जो छूना चाहिए। लेकिन अगर मेंटली आप ये प्रिपेयर होके जाएंगे कि मुझे ये हो जाएगा तो ये करूंगा, ये हो जाएगा तो ये करूंगा, तो फिर क्या होता है, फिर आप नेगेटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी लोग बहुत ज्यादा नहीं सोचिएगा, थिंक नहीं करिएगा, बहुत ज्यादा सिलेक्शन और रिजल्ट के लिए नहीं, कर्म के लिए, क्वेश्चन अच्छे करने के लिए, ज्यादा करने के लिए करिएगा। और जहां तक हमें याद है कि निगेटिव मार्किंग, जैसा कि बताया है आप ही लोगों ने, मैंने तो नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, मैंने तो यही पढ़ा कि पेपर कब है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपको जानकारी में दे देता हूं, है ना। निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। सबसे पहले अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको कर लीजिए और उसके बाद उनको करिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हो या जिन पे मेहनत करनी है।
लास्ट में एक चीज आपको और बताता हूँ, 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट जरूर बनाइएगा, एकदम सर्किल काले करने की कोशिश है। अगर कंप्यूटराइज पेपर है तब तो कोई मतलब नहीं है, टिक करते रहिएगा। लीना कंप्यूटराइज पेपर है या फिर यानी कंप्यूटर बेस्ड पेपर है या फिर ऑफलाइन है, मुझे लगता है कि जहां तक उम्मीद है कि पेपर कंप्यूटर बेस्ड है, जहां तक लिखा हुआ था, डिटेल लिखी हुई थी, बताएंगे आप लोग। तो मैं आपको बताता चलूं, क्वेश्चन पर समय आपको देना है, कितना समय देना है, यानी कि आप मार्जिन ये जरूर लेकर के चलिएगा कि जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सीबीटी, अच्छा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको समय की बाउंडेशन, ठीक है सपना, समझ में आ गया मुझे। तो वही था कि अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो उसके हिसाब से फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पर कि हमें समय बचाना है, टाइम बचाना है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि सामने टाइम चलता रहता है और वो टाइम आपके दिमाग पर क्लिक करेगा और वही टाइम आपको प्रेशर में लाएगा। ये सबसे बड़ी खास बात होती है कंप्यूटर एग्जाम की। इसलिए मैं कोशिश अक्सर यही करता हूँ, जितने भी अभी आने वाला समय कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा, तो इसलिए आपको समय का जरूर ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं उनको नहीं किसी कीमत पर पहले छोड़ना है। यानी अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग जा रहा है तो उसे लीव करके आगे बढ़िएगा और आगे बढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन को वापस कर लीजिएगा, तो फिर करिएगा। जहां तक मुझे आइडिया है इस तरीके से आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। और अब हम लोग शुरू करते हैं। आज पहले मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से फार्मूले जो है आपको पढ़ के जाना चाहिए, जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे। वो फार्मूले पहले मैं बता दूं आपको, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं और उसके बाद जो है फिर आप आराम से तैयारी करिए और आपको बता भी दूंगा आज नाइट में आप क्या क्या पढ़ लीजिएगा। देखिए मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, शायद स्क्रीन आपको मिल गई होगी। मैं ये क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा, लेकिन पहले मैं एक नए टॉपिक की शुरुआत यहाँ से कर देता हूँ, यानी कि मैं आपको फुल रिवीजन, आपको टचिंग कराऊंगा, सिर्फ ज्यादा बहुत कुछ नहीं कराऊंगा जो आपके सिलेबस में है। तो नंबर 1 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन लिख देता हूँ, टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री रिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पर रिवीजन में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हो नहीं, वो तो आपको पता ही है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको सबसे पहले, जैसे कि अगर आप आज किताब उठाइए और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि जिसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये दो चैप्टर एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इनमें अगर चलते हैं एक एक करके, शुरुआत से चलूंगा, जो भी फिजिकल केमिस्ट्री है उनकी डिटेल आपको बताता चलूंगा। मेरी बात को आप लोग सुन रहे हैं, शायद ध्यान से सुन रहे होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है, और बिल्कुल सुनते भी रहिए क्योंकि एक एक वर्ड आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले मैं सिलेबस जरा ओपन कर लेता हूं, है ना, सिलेबस केबीएस का केबीएस सिलेबस में ओपन कर लेता हूं। चलिए ये मेरे पास में केबीएस सिलेबस आ गया। हाँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगर मैं बात कर लेता हूं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको कौन कौन से फार्मूले, देखिए अगर मैं आपसे कहूं न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर, ये तो सब बेकार की बातें हैं, तो आपको पता ही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूं, इन दोनों चैप्टर को ध्यान से सुनते रहिएगा। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको ये जरूर पता रहना चाहिए कि एट रैंडमली हम जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। दोनों तरीके, यानी कि एक फार्मूला, कभी कभी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। जल्दी से निकालिएगा। आपको पता है 2n स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, 4n-2 से भी निकाल सकते हैं, 4n-2 है ना, 4n-2 या फिर 4l, यहाँ पर 4l+2 से भी निकाल सकते हैं। पता नहीं, देख लो, 4l+2 से भी निकाल सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l क्या है, यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है ना। इसी तरीके से एनर्जी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में निकालने का फार्मूला आपको पता रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ एनर्जी कैलकुलेशन का फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ लिख देता हूँ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकालेंगे, इसके मैंने फार्मूले पे वीडियो भी बना रखी है,
और जनरली आपको बता देता हूँ सिंपल जो फार्मूले हैं वो कैसे नहीं। तो ले लो कार्ड का ना कि बता देना, दे देंगे शाम को, ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकालते हैं तो ई एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, ई एन इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आती है, मैंने फार्मूले सब लिखे हुए हैं, है ना, ये फार्मूले लिखे हुए हैं। इंटू जेड स्क्वायर आप कर लीजिएगा, इंटू जेड स्क्वायर आप कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपको करना है तो यहाँ पर मैं करे ही दे रहा हूँ, इंटू जेड स्क्वायर आप कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू चली जाएगी। इसी तरीके से अर्ग में ये फार्मूले आपको क्यों याद करके जाने हैं, क्यों याद करके जाने हैं, ये बात भी मैं आपको समझाए इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वहां पर समय नहीं है कैलकुलेट करके। बहुत सारे लोग मुझे समझा रहे थे, एक बार मैं पढ़ा रहा था तो मुझे बताया था लोगों ने कि सर ये फार्मूले निकालना सिखा दीजिए इन लोगों को, ये फार्मूले इन लोगों को निकालना सिखा दीजिए और ये निकाल लेंगे एग्जाम टाइम पे। तो मैंने कहा अगर एक फार्मूले आ गया और निकालने बैठ गए तो फिर उम्मीद करेंगे कि एक ही क्वेश्चन सही होगा, इसके बाद सही नहीं होगा। तो ये तो आप भी जान रहे हैं कि एनर्जी की कैलकुलेशन डेरिवेशन बहुत लंबी है मनोज, लुबना ये बात मान रहे हो नहीं? तो मुझे लगता है कि ये फार्मूले आपको याद करके जाने चाहिए और वहीं पर तुरंत जैसे फार्मूला है फार्मूला पुट करिए, आंसर निकाल दिए। वरना फिर आप एक अगर उसी विद्वानता पे पीएचडी करने नहीं जा रहे हो, केबीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको बता दो रिसर्च नहीं करने जा रहे हैं आप, ये बात ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो फिर जेड की वैल्यू 1 रख दीजिएगा, बाकी सिंपल ऐसे ही चलते रहेगा। इसी तरीके से रेडियस की अगर मैं बात करता हूँ, रेडियस की कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। और रेडियस की कैलकुलेशन अगर मैं बताऊं, मैंने फार्मूले बहुत बार बताए भी हैं, एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू आर नॉट रखते हैं और आर नॉट की वैल्यू भी आपकी जानकारी में होगी। आर नॉट की वैल्यू भी पॉइंट क्या होती है, वैल्यू बताओ, आर नॉट की वैल्यू बताइए, लुबना वैल्यू बताओ आर नॉट की जल्दी से। यानी कि आर नॉट की वैल्यू रख दूं, उसके बाद मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। 0.529 क्या वैल्यू होती है, जल्दी बोलिए, बोलिए वैल्यू बोलिए, सुनना चाहता हूं आपके मुंह से, क्या अभी आपको याद है? 0.529 है, यस, चलिए ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आंसर आप निकाल लेंगे, कैलकुलेट भी कर लेंगे। लेकिन ये दोनों फार्मूले आपको 99% लोगों को हो सकता है याद मिले, लेकिन वेलोसिटी का फार्मूला बहुत लोगों को याद नहीं मिलता है। ये बात बिल्कुल तय है, यहाँ झूठ नहीं है। वेलोसिटी का फार्मूला बहुत कम लोग याद रखते हैं। कारण ये होता है कि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, तो हो सकता है वेलोसिटी निकाल ली जाए। तो वेलोसिटी वी एन इज इक्वल टू क्या होता है, जहां तक मुझे याद है 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच होता है, एन एच होता है। और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर आप निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट आपको पता ही है, इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इनकी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालने तो वेलोसिटी को डिवाइड कर दीजिएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द nth ऑर्बिट से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये दोनों फार्मूले जो नीचे वाले हैं ये बहुत कम लोग याद रख पाते हैं। कारण ये है कि यहाँ पर लिख देता हूँ, कारण ये की जरूरत नहीं पड़ता। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और नीचे आ जाता है क्या आएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना, लिख देता हूँ पूरा, सर्कमफेरेंस ऑफ nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में अगर मैं बताता हूं तो यहाँ पर आप फार्मूला पुट कर दीजिए। तो अगर आप सर्कमफेरेंस भी जानना चाहते हो, बोले सर ये भी बता दो, तो वेलोसिटी को वीएन मान लेता हूँ, ये वीएन मैंने यहाँ रख दिया। और नीचे सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर होती है, शायद 2 पाई आर होती है। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो सपना इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, बाकी ऊपर वाले दोनों फार्मूले याद रखिएगा। और बाकी सिंपल जितने भी फार्मूले हैं वो शायद आपको, जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं पता है आपको। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना है, मोमेंटम आपको निकालना है, तो फिर आप निकालेंगे फार्मूला। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अंडर रूट यहाँ पर आ जाता है एल, एल प्लस 1 हो जाता है, अंडर रूट एल, एल प्लस 1। आगे आपको बाहर है, इसके बाहर लिखिएगा, इस तरीके से बाहर लिखिएगा h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसी तरीके से स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकाला जाता है। तो यहाँ ऑर्बिटल हो गया और यहीं पर मैं लिख देता हूँ स्पिन एंगुलर
स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिख देता हूं, तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ पर s कर देना, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर s लिख दीजिएगा, अंदर s+1 और यहाँ पर h/2 वही रहता है, एज इट इज रहता है। और इसी तरीके से जो कल की उम्मीद मुझे पेपर में है, डी ब्रॉगली पर न्यूमेरिकल तय है, डी ब्रॉगली पर न्यूमेरिकल तय है, याद करके जाइएगा। डी ब्रॉगली इक्वेशन नहीं याद करके जानी है, डी ब्रॉगली इक्वेशन के डेरिवेशन जितने भी जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू h/m/v होता है, ये तो होता ही है, लेकिन इससे जुड़े जो भी फार्मूले बन सकते हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन कल आएगा, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी, इस पे भी क्वेश्चन आने की उम्मीद लग रही है मुझे। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप पढ़ के जाइएगा, फार्मूला आपको पता है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी लिख देता हूं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन h/4 होता है। डेल्टा पी को ब्रेक कर लीजिएगा, उस तरीके से भी फार्मूले पर आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद रेडियल, अगर आपसे रेडियल नोड पूछा जाए, स्फेरिकल नोड पूछा जाए, है ना, नोडल प्लेन पूछा जाए, तो ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, नोडल प्लेन अगर आपसे पूछा जाता है, नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन आप निकाल लीजिएगा। क्या पता है, नोडल प्लेन इज इक्वल टू, बोलो, इन एन ऑर्बिटल अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ द नोडल प्लेन्स इन एन ऑर्बिटल, तो एल की वैल्यू के बराबर होते हैं, यानी कि नोडल प्लेन इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ एल। और यही एंगुलर नोड भी कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एंगुलर नोड भी कहलाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसके बाद चलिएगा, अगर आपको नंबर ऑफ स्फेरिकल या रेडियल नोड निकालना है, तो रेडियल नोड की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर n-l-1 का फार्मूला यूज होता है। सुब्रतदीप सरकार जी आज बहुत दिनों बाद मुझे शायद दिखाई दिए हैं कुछ लोग इस पर, है ना, जो नए हैं, शायद इनका नाम मैं पहली बार देख रहा हूं। चलिए, n-l-1 हो जाता है। इसी तरीके से आपने अगर नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस भी निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, सभी को फार्मूला पता है कि n ब्रैकेट में n-1, हाँ आगे बताइए, या n-2 होता है, n-1 आगे बोलिए, अपॉन में 2 होता है ना, अपॉन में 2, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी एनर्जी का फार्मूला आपको पता ही है, E इज इक्वल टू hc/λ से आ जाए या फिर h न्यू से आ जाए, एंड सो ऑन, वो फार्मूले आपको सब पता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें तो आप जरूर रिवाइज करके जाइएगा। पढ़ तो अब मैं नहीं कहूंगा कि पढ़ लेना इतना, क्योंकि समय नहीं बचा है आपके पास में। इसके बाद आ जाती बात, देखिए मैं लाइन से चल रहा हूं, और इसके बाद सम बेसिक कंसेप्ट में अगर मैं बात करता हूं, तो एक तो लॉ को जरूर रिवाइज कर लेना। लॉ पे क्वेश्चन आ सकता है, लॉ यहाँ पर ट्रू फॉल्स बन सकता है, ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट ट्रू है ना, फॉल्स बन सकता है, ट्रू फॉल्स बन सकता है, और करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन सकता है, ये मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए मेरी बात पर आप लोग। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बन सकता है, इसको जरूर पढ़ करके जाएं आप लोग, 101%। दूसरी बात है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, और इनका रिलेशन जरूर पढ़िएगा। रिलेशन की बात मैं कर रहा हूं, यहाँ पर याद दिला रहा हूं कि क्या क्या पढ़ लेना है। वीडियो जरूर देखना शाम को, तो जो बताता जाऊं वो पढ़ते चले जाना, ठीक है। सपना समझ में आ रहा है बात नहीं, या केवल ऐसा है कि किताबें ही खोल के रखोगी सामने और धीरे धीरे जो है सोचोगी इनसे रेज निकले और हमारे दिमाग में चली जाए, पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मुझे जहां तक लग रहा है, इक्विवेलेंट वेट पर भी आ सकता है। इक्विवेलेंट वेट के साथ में अगर हम लोग एसिडिटी बेसिसिटी को ध्यान रखें, तो शायद मुझे लगता है इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म मुझे समझ में आ रहे हैं वो आपको बताता हूँ। और एक क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट पर, बस इतना पढ़ना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट। मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। इस वीडियो को देखेंगे आपको याद जरूर आ जाएगा। तो ये तो बातें हो गई सम बेसिक कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जुड़ी हुई, जो आपको पढ़ करके जानी है। अंडरस्टूड? किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है लुबना
सपना, मनोज और सुब्रत जी, क्या नाम है, सुब्रदीप, है ना, और कौन है नया, बाकी इतने लोग हैं, मुझे इतने लोग गुड मॉर्निंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी नहीं दिखाई दे रहा है कोई। चलिए, इन लोगों को समझ में शायद जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार मैं बोल क्या रहा हूँ, है ना। चलिए, अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़े कौन कौन से फार्मूले, क्योंकि जो सिलेबस में है आज उसी की बात होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों को कहां पर चलना चाहिए? देखिए, इस समय मैं आपको बता दूं, सपना, लिमिटिंग रिएजेंट में आपको ये ध्यान देना है कि आखिरकार कि लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में कौन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसका अमाउंट कम होता है। तो बस इतना ध्यान दे लेना कि अमाउंट किसका कम है, और एक्सेस रिएजेंट वो होता है जिसका अमाउंट ज्यादा होता है। तो ज्यादा चक्कर में न फंसिएगा, क्योंकि समय नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन लगाते रहना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सिंपल सा ये ध्यान रखिएगा, कौन सा कम कौन सा ज्यादा यूज है, अमाउंट निकाल लेना, वेरी टैली कर लेना, समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चलना, तो सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली रखा हुआ है, ई सेल इज इक्वल टू होता है, ये नर्स्ट इक्वेशन का फार्मूला, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस पे 100% न्यूमेरिकल बिल्कुल राहुल तय है, ठीक है ना राहुल, 100% न्यूमेरिकल तय है। इस पे बचेगा नहीं न्यूमेरिकल, किसी कीमत पर नहीं बचेगा, ये मेरा वादा है आपसे, आना तय है, कल आप जाइएगा देखिएगा। इसी के बाद ई नॉट सेल अगर मुझे निकालना है तो ये फार्मूला भी आपको बहुत काम आएगा, जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। नोट कर लेना, कल इस बात पर क्वेश्चन मिलना तय है, बिल्कुल तय है, ये क्वेश्चन 100% रखे मिलने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट दुनिया को पता है। और एक फार्मूला इसको पर एक चलते चलते नजर देखिए, मैं अब आपको प्रेशर में नहीं लाऊंगा, लेकिन चलते चलते नजर न्यूमेरिकल पे जरूर डाल लीजिएगा और जनरल वैल्यूज पे डाल लीजिएगा, कुछ लॉग की वैल्यूज रट भी लीजिएगा, क्योंकि वहां होता क्या है कि हमारे पास इतना समय नहीं होता, हमें आता होता है, लेकिन वो समस्या वही होती है कि समय की बाउंडेशन लगी होती है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये फार्मूले रट लेने हैं, इनमें कुछ वैल्यूज भी रट लेनी है जो बहुत काम आएंगी आपके, है ना। और बाकी आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ पे न्यूमेरिकल जरूर पढ़ लीजिएगा। जाते जाते ये सब चीजें आपको पढ़नी है, रिवाइज करनी। फैराडेज फर्स्ट लॉ आपको पढ़ना है, फैराडेज फर्स्ट लॉ आप पढ़ लीजिएगा, और फैराडे के सेकंड लॉ पर न्यूमेरिकल, दोनों पर न्यूमेरिकल देख लीजिए। फैराडेज सेकेंड लॉ पर न्यूमेरिकल आपको देखना है, इन दोनों पर न्यूमेरिकल देखना है ना। W इज इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू क्यू होता है, यहाँ पर इक्वलेंट यानी नंबर ऑफ मोल से ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना होता है। तो आपको पता है कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 होता है। ये वैल्यू कैसे आती है आपको पता होना चाहिए कि एक मोल अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं, चार्ज एट 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो माइनस का कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक मोल पर चार्ज कितना होगा, तो मल्टीप्लाई दोनों को कर लीजिए, चार्ज एट 1 मोल जो होता है वो दोनों को मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है -19, दोनों को कैलकुलेट कर लेना, 96480 समथिंग आता है, जिसे हम लोग 500 के आसपास मान लेते हैं। तो 96500 वैल्यू कूलम ये मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है कि भैया इससे कितनी फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, सो ऑन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। यहाँ पर एक चीज और भी पढ़ करके आपको जानी है, एक तो जो सेकेंडरी सेल होते हैं, इनकी सेल रिएक्शंस, यानी कि सेल रिएक्शंस को आपको पढ़ लेना चाहिए, मेरे हिसाब से सेल रिएक्शन को पढ़ लेना चाहिए, सेल रिएक्शंस को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, कौन सी रिएक्शन एनोड पे होती है, कौन सी रिएक्शन कैथोड पे होती है, ये बात जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और मिल भी सकती है एग्जाम में। एक बार हाँ हूँ करते रहिए तो मुझे भी लगेगा कि आपको मेरी वॉइस
क्लियर आ रही है? कुछ कमेंट बीच बीच में डालते रहिए तो समझ में आता रहेगा कि मुझे वॉइस आ रही, बाकी बहुत कुछ नहीं जानकारी चाहिए। एक कोरोजन पर भी आपको टॉपिक पढ़ के जाना है, कोरोजन पर, यानी कि रिएक्शन यहाँ भी देखनी है कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, इन टॉपिक्स को, है ना, इन टॉपिक्स को भी पढ़ के जाना है आपको ध्यान से। चलिए, ये तो बातें हो गई हमारी किसकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। यहीं पर एक चीज आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कोलरिश लॉ और कंडक्टेंस। ये टॉपिक लगभग 90% लोग छोड़ के जाते हैं। कोलरिश कोलरिश लॉ कोलरिश लॉ पढ़ लेना, और कंडक्टेंस, इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टेंस यानी बहुत ज्यादा किताबों की, आप इसके लिए मेरे हिसाब से एनसीईआरटी को फॉलो करके जाइएगा, क्वेश्चन मिलेगा। उम्मीद है 100% यहाँ से कल क्वेश्चन आपको मिलना तय है, और हो सकता है वही मिल जाए जो आप पढ़ करके जाए। तो ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद आ जाती है हमारी गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट की वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, उनको पढ़ देख लीजिएगा। और गैसेस स्टेट पर क्वेश्चंस करने से बेटर है उनके फार्मूले सभी पढ़ के जाइएगा। गैसेस स्टेट शायद सिलेबस में नहीं, सिलेबस में तो है गैसेस स्टेट, मुझे याद है जहां तक है ना। सपना, मनोज बोलो, एक बार सिलेबस पर नजर भी डाल लूं, पता लगा बोलता चला गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़ानी रहती हैं, उसमें सिलेबस नजर से हट जाए कहीं तो दिक्कत हो जाएगी। एक बार समय, 1 मिनट का समय दीजिए, सिलेबस ओपन करके रखूं अपने पास, तब ज्यादा सही रहेगा। वही मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ा रहा, तभी मैं रुक गया। नहीं है ना कि वीएस सिलेबस निकाल लेता हूं, नजर डाल लेता हूं फिलहाल, फिर भी नहीं है। चलिए ठीक है, मुझे लगा कि मैंने कहा कि ऐसा ना हो जाए कि पढ़ा दूं, तभी मेरा हाथ रुका, मुझे लगा कि ये सिलेबस में नहीं है। चलिए, थैंक यू जागृति जी। चलो ठीक है, समझ में आ गया मुझे। मैं जरा अपना सिलेबस निकाल के सामने रख लेता हूँ। ठीक, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे और इक्विलिब्रियम पर। दो पे बताता हूँ आपको। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स। एक तो सबसे बड़ा आराम ये है कि सिलेबस बहुत सारा रिड्यूस्ड है, इसलिए आप पेपर बहुत आराम से कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के साथ में, चलिए थर्मोडायनेमिक्स की बात मैं करता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ के जाना है, बिल्कुल एग्जैक्ट टॉपिक आपको बताऊंगा, और उन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ के भी जाना है। अगर यही टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, जो अनुज सर आपको बोल रहे हैं, इतना अगर आप रिवाइज करके जाएंगे तो 100% आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है थर्मोडायनेमिक्स में, एक तो पढ़ना है आपको फर्स्ट लॉ का फार्मूला। फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ना है, फर्स्ट लॉ तो बहुत सिंपल है, सबको रटा हुआ है, लेकिन फर्स्ट लॉ के फार्मूला जरूर पढ़ लेने हैं, फार्मूला जरूर पढ़ लेने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, बिल्कुल नहीं, यानी कि आपको पता होना डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, आपको पता है। ठीक है, ये फार्मूला आप पढ़ करके जाइएगा, और यहाँ पर आपको साइन पता है कि प्लस कब लगता है, माइनस कब लगता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी कि माइनस पी डी वी, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और डब्ल्यू पॉजिटिव हो जाए तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, आपको इजी वे में पता है, इसको पढ़ के जाना है। इसी से कैलकुलेशन का फार्मूला भी पढ़ लेना चाहिए। W इज इक्वल टू, माइनस का पता होना चाहिए फार्मूला, -2.303। आगे आप बताएंगे मुझे, NRT होता है, NRT लॉग V2 अपॉन V1 होता है, इसी का P1 अपॉन P2 वाला फार्मूला भी आप याद कर लीजिएगा। इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल आने की संभावना बन सकती है, लेकिन ये थोड़ा इजी वे में जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है एंट्रोपी, यानी कि अगर हम लोग एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जहां पर फार्मूला आपको एंट्रोपी में, डायरेक्ट एंट्रोपी पे इसलिए पहले रुक जाइए, एंट्रोपी पे जाने से पहले आपको एक रिलेशन भी पढ़ लेना चाहिए। डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। इस पे भी न्यूमेरिकल आने की उम्मीद मुझे लग रही, पता नहीं क्यों लग रही है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुत, लीना पढ़ के जाना है इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिल्कुल समय नहीं गवाते हुए इसे जरूर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है इसको, है ना, इसको जरूर पढ़ करके जाना है, ध्यान दीजिए।
अच्छा, दूसरी बात आपको बता देता हूँ, दूसरा फार्मूला एक और भी है डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी वाला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाला फार्मूला भी आपको पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल रट के जाना है, कहीं कुछ नहीं। कब नेगेटिव होगा, डेल्टा जी की वैल्यू कब नेगेटिव होती है और उस समय प्रोसेस कैसा होता है ये पता होना चाहिए आपको, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी की वैल्यू कब पॉजिटिव हो जाती है और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कब हो जाता है, ये सब बातें आपको ध्यान रख के जानी है। मतलब आज आपको पढ़ना नहीं है, आज आपको पन्ने पलटना है और उन पन्नों में क्या लिखा हुआ ये जरूर ध्यान देगा। सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर की वैल्यू पे न्यूमेरिकल तो उम्मीद कम है, लेकिन ये मेयर्स फार्मूला के नाम से बेस पूछा जाता है। यहाँ पर आर की वैल्यू पूछी जा सकती है कि 8.314 होती है, याद रखिएगा। और इस वैल्यू को भी पूछा जा सकता है आपके सामने। फिर मैं पहुंचता हूं अपनी एंट्रोपी वाली वैल्यूज पर। और एंट्रोपी अगर आपसे किसी की भी पूछे, जनरल फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू, रिवर्सिबल ऊपर आएगा, नीचे टी हो जाएगा। जूल पर केल्विन पर मोल, यूनिट का भी विशेष ध्यान रखना, जूल पर केल्विन पर मोल, यानी कि मैं केल्विन बाद में लिख रहा हूं, आप पहले लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा इसको। इसी पर आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज क्या होते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन फ्यूजन टेम्परेचर हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। ये सब फार्मूले जो दे रखे हैं इनको भी आप पढ़ करके जाइएगा, आपको मदद जरूर मिलेगी। और एक छोटे छोटे कंसेप्ट जरूर पढ़ लेना कि कब रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस कब बढ़ेगी, रैंडमनेस कब बढ़ेगी, इंक्रीज कब होगी और रैंडमनेस डिक्रीज कब होगी। लीना मेरी बात आपको शायद समझ में आ रही होगी, रैंडमनेस डिक्रीज कब होगी ये जरूर पढ़ करके जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा, 100% आपको क्वेश्चंस मिलना तय है। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े से कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, लेकिन आपको रिमाइंड जरूर करा रहा हूं कि क्या क्या पढ़ के जाना। इसी तरीके से अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात कर लेता हूं, देखिए समय अभी मुझे आपको देना ये है कि मैं आपके माइंड में ये सेटअप कर पाऊं कि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, हो सकता है आपके दिमाग से टच करने से छूट गई हो, तो वो आपको याद रहे। तो पीएच वैल्यू का फार्मूला जरूर पढ़ने जाना है, लॉग एच पॉजिटिव आयन। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है कि 10⁻⁻⁻8 मोलर HCl की वैल्यू, एक्वा सॉल्यूशन होता है इसका, इसकी वैल्यू सभी को रटी हुई है बिल्कुल। और 10⁻⁻8 मोलर एक्वस NaOH, इन दोनों की पीएच वैल्यू रट लीजिएगा, वहां कैलकुलेशन का मौका न दीजिएगा, बिल्कुल कहां वहां कैलकुलेशन का मौका नहीं देना है आपको किसी कीमत पर। हेंडरसन हेसलवॉल्ट की इक्वेशन याद कर लें, रखी मिलेगी कल, कल रखी मिलेगी हेंडरसन हेसलवॉल्ट इक्वेशन। ठीक है, हेसल वॉल्ट इक्वेशन आपको रखी मिलेगी 101%। मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन हाँ आपको विद्वान बनाने की कोशिश पीके होता है, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड का फार्मूला, ऊपर सॉल्ट रहता है और नीचे एसिड की कंसंट्रेशन रहती है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से अगर बेस के बारे में पूछा जाता है तो POH रखिएगा, यहाँ पर POH इज इक्वल टू PKB हो जाता है, PKB प्लस हो जाता है आपका लॉग सॉल्ट की वैल्यू ऊपर आती है और नीचे आपको बेस की वैल्यू यानी कि एसिड, ये आपकी बेस हो जाता है। यहाँ पर बेस की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ना निकाल पाओ तो POH इज इक्वल टू 14 माइनस PH करके निकाल देना, तब भी आ जाएगा। इसी तरीके से यहीं पर आपको हाइड्रोलिसिस यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के सभी फार्मूले पढ़ लेना है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जरूर पढ़ लेनी है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पढ़ लेनी है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है ना। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में एक लिख करके दिखाई दे रहा हूं, H इज इक्वल टू होता है, अंडर रूट में चले जाइए, KH अपॉन C हो जाता है, KH अपॉन C, ये फार्मूला याद कर लेना। और KH की वैल्यू भी अगर चाहो तो याद कर लो, अगर मैं जनरल लिखना चाहूँ तो KW अपॉन एसिड के लिए वीक एसिड होता है तो यहाँ पर C कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और एक फार्मूला मुझे याद आ रहा है कि अक्सर ये वाला बहुत परेशान कर देता है लोगों को कि पीएच इज इक्वल टू लिखता हूँ, पीएच इज इक्वल टू हो जाता है, माइनस का लिखना, माइनस का हाफ ब्रैकेट में लॉग, याद आया मुझे, पूरा भी नहीं याद है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ध्यान करने की। लॉग के आप बुक उठा लेना, कोई भी 11th की बुक उठाना, लॉग सी, शायद ये फार्मूला होता है। यहाँ पर ये वाला फार्मूला पढ़ करके चले जाइएगा। इनमें से भी उम्मीद है ये डाउट कंफ्यूजन इसलिए पैदा कर देते हैं क्योंकि इनमें हाफ कहाँ लगा है कहाँ नहीं लगा है, कभी हटा देते हैं कभी बढ़ा देते हैं एंड सो ऑन, इस तरीके से। एक फार्मूला आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर
ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पर भी एक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल देख करके जाना है, क्योंकि इसकी सरल बहुत है, ये इजी बहुत है, लेकिन गलत भी बहुत होता है, क्योंकि यहाँ यही नहीं समझ में आता है कि आखिरकार हम लोगों को करना क्या चाहिए, यहाँ पर हम लोगों को कौन सा फार्मूला पुट कर देना चाहिए, ये सब बातें हम लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को रिवाइज करके जाना है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड फर्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड टू, ये फार्मूला भी पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद, यहाँ लिखे दे रहा हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड फर्स्ट, एसिड 1, और नीचे स्ट्रेंथ ऑफ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही ना, स्ट्रेंथ ऑफ थोड़ी राइटिंग गड़बड़ इसलिए और जल्दी लिख रहा हूँ 2, और आगे वैल्यू आ जाती है अंडर रूट में Ka1 अपॉन Ka2। राइटिंग भी शायद समझ में आ रही होगी राहुल, लुबना, लीना, राइटिंग मेरी शायद समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, तो ये चीजें आपको आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में याद रखनी है, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट में याद रखनी है। तो ये कुछ बाकी और, जैसे सॉल्युबिलिटी की भी बात करूं तो सॉल्युबिलिटी भी ध्यान रखना है। मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं आगे की तरफ। बफर सॉल्यूशन किसे कहते हैं, बफर किसे कहते हैं, और इसकी एक्टिविटी कैसे कांस्टेंट रहती है, इसको ध्यान रखिएगा। बफर एक्शन जिसमें बोलते हैं वो ध्यान दीजिएगा। बफर एक्शन एक तो दो तरीके का होता है, ये एसिड बफर होता है और एक बेसिक बफर होता है। एसिड बफर होता है, एसिड बफर लिख देता हूं, दूसरा आपका बेसिक बफर लिख देता हूं, और साथ में ही इनका बफर एक्शन, ये जरूर पढ़ लेना। याद, मेरा ये काम नहीं है आज पढ़ाना, बफर एक्शन जरूर पढ़ना। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं अनुसार टाइम खराब कर रहे हो, बफर एक्शन है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर एक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, इनको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए, हर किसी टॉपिक से टच करता हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन 100% मिलेगा, पीएच वैल्यू से भी मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन 100% मिलेगा। और एक फार्मूला लॉ ऑफ मास सेक्शन यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो उस पर भी मिलना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर भी मुझे फार्मूला उम्मीद है कि Kc इज इक्वल टू होता है, कि C की पावर C डाल देता हूँ इस पे, जैसे कोई वो दे दिया, अमोनिया दे दी, PCl5 दे दिया, एंड सो ऑन, ये सब दे दिया आपको। और इसमें आपको ये पूछ लिया गया कि भैया ये बताइए कि आखिरकार इनकी वैल्यूज ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। राइट साइड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए केस ये है, बैकवर्ड का इसका क्या होगा, या हाफ बनेगा तो क्या होगा, फुल अमाउंट बनेगा तो क्या होगा। एक तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर हो जाता है डेल्टा एन। इस पे भी कुछ एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर ये भी आ सकता है कि डेल्टा एन की वैल्यू वो लोग जो है वो 0 रखवा लें, और डेल्टा एन की वैल्यू 0 रखवा के एक शॉर्ट न्यूमेरिकल बना लें। ऐसी उम्मीद भी मैं जता रहा हूं कि हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के साथ ये बताइए कि केमिकल काइनेटिक्स सिलेबस में है कि नहीं है, ये बताइए केमिकल काइनेटिक्स सिलेबस में है या नहीं है। अभी मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे केमिकल काइनेटिक्स सिलेबस में नहीं है या है, देखता हूँ, है सिलेबस में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब केमिकल काइनेटिक्स भी हाथ के हाथ बताए दे रहा हूँ आपको कि क्या पढ़ लेना। यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स में भी केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ करके जाना है। एक तो एक चीज यही याद कर लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन याद कर लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में के कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैंने आपको फार्मूले बहुत सारे बताए थे। इसमें आपको कौन कौन से पढ़ के जाने, सोचना मत सिलेबस में है या नहीं। एक तो 0 पढ़ लेना, एक फर्स्ट पढ़ लेना, एक सेकंड पढ़ लेना, एक थर्ड पढ़ लेना, और इसके बाद में आप एक फ्रैक्शन जरूर पढ़ लेना, फ्रैक्शन ऑर्डर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑर्डर आपको परेशान कर सकता है ना। तो ये जरूर पढ़ के जाना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल रट के जाना है, छोड़ना नहीं किसी कीमत पर भी है आपको इसके बारे में। इसी के साथ में आप यूनिट, इनकी यूनिट की बात कर रहा हूँ, इनके फार्मूले के साथ में यूनिट और रेट डिपेंडेंट, यानी कि इसका हाफ लाइफ कितना, यानी सब बात बता दे रहा हूँ इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है। एक तो इनका हाफ लाइफ का फार्मूला आप रट लीजिएगा। देखिए आज मैं बोल रहा हूँ रट लीजिएगा, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस समय काम चलाना है। हाफ लाइफ फार्मूला याद कर लीजिएगा, और इसी के साथ इनकी जो यूनिट है, यूनिट ऑफ के की यूनिट आपको ध्यान रख लेनी है कि फर्स्ट ऑर्डर की क्या होगी, के इस तरीके से आपको याद रख लेनी है। और इसी से जुड़ा हुआ हाफ लाइफ से क्वेश्चन आ भी सकता है, और साथ में एक इक्वेशन जो आनी है बिल्कुल तय है, के इज इक्वल टू, इस पर टिक कर लीजिए और लिख लीजिए, आएगा के इज इक्वल टू ए
ई रेस टू दी पावर माइनस ए अपॉन आर। ठीक, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है और इसकी फॉर्म दूसरी भी आपको पता होगी कि log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू होता है ए अपॉन 2.303, है ना। ब्रैकेट में क्या होता है 2.303, आर भी होता है शायद आर, और ब्रैकेट में आ जाता है यहाँ पर T2 माइनस T1 और नीचे आ जाता है आपका, नहीं आर तो शायद कैंसिल हो जाएगा, आर बताइए क्या हो जाएगा, आर टी तो कॉमन होता है, दोनों आर कैंसिल हो जाएगा जहां तक मुझे याद है। चलिए देख के बताइए, जरा देख करके बताइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या लिखना है। तो T2 माइनस T1 नीचे T1 T2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाती है। आर का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आर शायद कॉमन आ जाता है और कैंसिल हो जाता है, क्योंकि फार्मूला ये होता है log k इज इक्वल टू log a। आर आना चाहिए मेरे हिसाब से, आर आना चाहिए, पर देखिए log a माइनस ये होता है आपका ये अपॉन यहाँ पर 2.303 आर टी, आर आएगा रहेगा ना, बिल्कुल, क्योंकि आर कॉमन में जाएगा ना, ये आर कॉमन में जाएगा, और जब कॉमन में जाएगा टेम्परेचर बदलेगा T1 और यहाँ K1, ये कैंसिल हो जाएगा, रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट, ठीक। चलिए इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है, और इसको ध्यान देने के बाद आपको आगे बढ़ना है इसी सीरीज में, और क्या चीज पढ़ लेनी वो भी बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ना किसी कीमत पर नहीं। एक तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का ग्राफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर पढ़ना, इससे मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को जरूर टच कर लेना, और न टच कर पाओ तो आपको तरीका बता दे रहा हूं, कहां टच कैसे पढ़ोगे इसे, ये आपको मैं बता दे रहा हूं। यानी आप इसे ऐसा करना कि कोई भी साइड बुक 12th की उठा लीजिएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को जरूर पढ़ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की मुझे उम्मीद लग रही है। थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी मुझे उम्मीद लग रही, इन दोनों से उम्मीद लग रही है इस बार, पता नहीं क्यों। इसलिए इसको आप 12th क्लास, कक्षा 12 की 12th क्लास की कोई भी किताब आपके पास में हो, चाहे एबीसी हो मॉडर्न, चाहे आपके पास प्रदीप, संदीप, जगदीप, महादीप, कोई भी किताब आपके पास में हो, उस किताब को देख लीजिएगा कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से जुड़े जो क्वेश्चंस दूसरी कॉम्पिटिशन्स में आ चुके हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी से जुड़े हुए जो आ चुके हैं, उनको छू के जाइएगा, एक बार मत्था टेक लेना जरूर ध्यान से, है ना। चलो ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे मैं बात करूंगा कि आपको एक तो थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन भी पढ़ लेना है। थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको क्या बताएगी, बताइए। थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन तो आपके सिलेबस में शायद है या नहीं है? सॉल्यूशन चैप्टर मुझे उम्मीद है कि सिलेबस में है ना, जहां पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन, ये सब पढ़ने पड़ेंगे आपको, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि अब हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में ठीक है ना, सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप कंसंट्रेशन के टर्म जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां लिख देता हूं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म जैसे मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है ना, पार्ट्स पर मिलियन है, एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं टर्म लिखे भी दे रहा हूं, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। इसके बाद है पीपीएम पढ़ लीजिएगा, और रिलेशन जरूर पढ़ लेना, रिलेशन, ठीक है, इस पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है ये। इसी के साथ में आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ। एक तो सॉल्युबिलिटी, यहां पर लिख रहा हूं सॉल्युबिलिटी, जिसमें हेनरी लॉ आ जाएगा, हेनरी लॉ। यहां पर प्रेशर का इफेक्ट जरूर पढ़ना है, प्रेशर का इफेक्ट जरूर पढ़ लेना है।
छोड़ना नहीं है। यहीं पर आपको राउल्ट्स लॉ भी जरूर पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ। और जब राउल्ट्स लॉ पढ़िएगा तो इसकी रिलेटिव लोअरिंग जरूर पढ़ लीजिएगा। रिलेटिव लोअरिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो लगता है कि सिलेबस में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं टच कर रही होती हैं। जैसे जब राउल्ट्स लॉ पढ़ना होता है तो हमें आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पर आपको एग्जाम्पल जरूर रट लेना, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल और नॉन आइडियल के एग्जाम्पल। यहां पर मौका नहीं दीजिएगा कि मैं सोचूं फिर गणित लगाऊं कि ये घुलेगा, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा या नहीं बनाएगा। इतना मौका अगर आपने दे दिया तो समझ लो 3 क्वेश्चन का नुकसान आप कर बैठोगे अपने। तो इसलिए ये मौका आपको नहीं देना है, आपको याद होने चाहिए एग्जाम्पल 101%। ये ठीक है ना, एग्जाम्पल याद करके जाइएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ नहीं, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए एग्जाम्पल बोलूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा प्रेशर में आ जाए, ऐसा कुछ मैं करूंगा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम्पल आप याद करके जाइएगा। इसी पे जब ये पढ़ेंगे तो यहीं पर आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लुबना वॉइस आ रही है मेरी? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में चलिएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, मतलब आइडियल सॉल्यूशन। जब नॉन आइडियल पढ़िएगा तो नॉन आइडियल में आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन। और इसमें जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जाइएगा तो एक होता है आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के सॉल्यूशन जब बनते हैं तो यहाँ पर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग नेगेटिव डेविएशन, तो नॉन आइडियल में चला जाएगा। और एक मैक्सिमम एजियोट्रॉप और एक मिनिमम एजियोट्रॉप भी होता है, तो उसको भी ध्यान रखना, मैक्सिमम एजियोट्रॉप और एक होता है मिनिमम। इतना पार्ट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो मेरा वादा है कि क्वेश्चन मिलना तय है। इतने पार्ट को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इतने पार्ट को पढ़ लीजिएगा। नहीं हो तो फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट नहीं हो पा रहा हो तो फोटो खींच लीजिए, मिलना तय है। पढ़ आज जरूर लेना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने बता ही दिया है आपको, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, ये फार्मूला भी पढ़ लेना है, इस पे न्यूमेरिकल मिल सकता है। चलिए, और इसी तरीके से एक फार्मूला ये भी है, आपको बता दूं, नेक्स्ट पेज पे बता दे रहा हूं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है ना। अब ये बताओ सपना, राहुल बताओ, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी को राहुल क्या बोलते हैं? राहुल बोलिए। राहुल डेल्टा टीबी को क्या बोलते हैं? सपना बताओ। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं, यस, इबिलियोस्कोपिक नहीं, इसे बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इबिलियोस्कोपिक इन बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन अगर कांस्टेंट की बात आए केबी, ये इबिलियोस्कोपिक लीना, ये इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको टीएफ को और केएफ को क्या बोलेंगे, बोलिए।
टीएफ के बताइए। बोलिए जी। चलिए ये फार्मूला, लेकिन ये फार्मूला जब कॉमनली लिखे जाते हैं तो ऐसे लिखे जाते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी। इन्हीं को जब हम लोग वेंटा फैक्टर से रिलेट कर देते हैं तब हो जाता है आई के एफ आई के बी एम, ये हो जाएगा आई के एफ एम, ये हो जाएगा आई सी आर टी। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर पर भी क्वेश्चन तय है, वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर पर भी क्वेश्चन तय है। वेंट ऑफ फैक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर नॉर्मल मोलर मास रहता है, नॉर्मल मोलर मास रहता है, नीचे की तरफ एब नॉर्मल मोलर मास रहता है, एब नॉर्मल मोलर मास रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें जरूर पढ़ करके जाइएगा, आपको क्वेश्चन यहां से भी मिलने की उम्मीद मिलेगी, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, जब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से जुड़े हुए और इन पे सभी पे न्यूमेरिकल्स, जितने भी टॉपिक मैंने बताए इन पे न्यूमेरिकल्स का विशेष तौर से ध्यान देंगे। न्यूमेरिकल बहुत लेंदी तो नहीं आता है, न्यूमेरिकल तो छोटा ही आएगा, लेकिन वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। वैल्यू बेस्ड का मतलब वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुट करना, लेकिन वैल्यू वो लोग कन्वर्ट करवा लेते हैं, किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करवा के पुट करते हैं, क्या एक वैल्यू या फिर हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, जो समझ में नहीं आती, जैसे डेसिमोलर लिख दिया या फिर कुछ और लिख दिया, इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन से याद करके जाइएगा। बाकी और चैप्टर बताइए फिजिकल में कौन कौन सा और है, फिजिकल में और कौन कौन से चैप्टर से, फिर मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। फिजिकल में मुझे लगता है इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक नहीं है, तो अगर छूट रहा हो तो रेड बताइए, बताइए आप लोग जल्दी से। बोलिए लुबना, लीना बोलिए जल्दी से। चलिए इनऑर्गेनिक का भी बता दूं, चल ठीक है, क्वेश्चन आपको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन ये बात आपकी सही कि कुछ कर बता देता हूँ। चलो, तो ये तो ऑर्गेनिक तो लगातार मैं पढ़ा ही रहा हूँ, इनऑर्गेनिक पे और बातें कर लेता हूँ। चलो ठीक है, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेशन का क्या करें, अरे बिल्कुल करके जाना है, कोऑर्डिनेशन का क्या करके जाएं, बिल्कुल डेफिनेट, बिल्कुल अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको डीएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन, इन दो पे बात करूंगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन कल मिलना तय है। इन दो पे आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ के जाना है, आपको जरूर पढ़ के जाइएगा इसको, है ना। बस एक मिनट, थोड़ी सी चाय पी लो, एक मिनट का समय दीजिए, मात्र एक मिनट।
चलिए में और कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ के जाना, ये आपका सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ में क्या पढ़ना चाहिए। चलिए याद दिलाता हूँ आपको। देखिए पहले मैं डीएफ ब्लॉक की बात कर लेता हूँ। डीएफ ब्लॉक में सबसे पहले तो आपको याद कर लेना है रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये पूछोगे सर ये क्या बताया आपने, रिडक्शन पोटेंशियल से ये पूछ सकते हैं कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन खराब रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की बात ये करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की बात ये करेंगे। और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन जो है वो प्लस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा उसी की होती है जो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी n-1 d और ns ऑर्बिटल को इन्वॉल्व कर लेता है, अदरवाइज चेंज नहीं आता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन कभी कभी पूछ ले बताओ कि कौन सा वेरिएबल करेगा, तो स्कैंडियम जिंक याद रखिएगा। अगर 3D सीरीज, मैक्सिमम 3D सीरीज को ही पढ़ के जाइएगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। दूसरी है मैग्नेटिक बिहेवियर में जाना। मैग्नेटिक बिहेवियर में जाना तो मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बोहर मैग्नेटॉन जो यूनिट होता है, म्यू की फार्मूला म्यू इज इक्वल टू √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, ये वाला फार्मूला आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने की उम्मीद बनेगी। एक कलर फॉर्मेशन की बात आती है, कलर फॉर्मेशन की बात आती है तो कलर फॉर्मेशन पर भी आप क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कलर फॉर्मेशन पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये आखिरकार ये कलर नहीं पूछेंगे, ये कलर्ड है और ये कलर्ड नहीं है, ऐसा क्यों है ये पूछेंगे, ये किसके रीजन पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको चार्ज ट्रांसफर और डी टू डी ये दो फैक्टर आपको बताए हैं। एक तो चार्ज ट्रांसफर बताया है आपको, चार्ज ट्रांसफर बताया जब पढ़ाया था मैंने तो बताया मुझे याद है, और दूसरा डी टू डी ट्रांजिशन आपको पढ़ाया था। इन दोनों में से क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी डीएफ ब्लॉक में। यहाँ पर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी पूछ सकते हैं कि ये बताओ K2Cr2 हाँ एलॉय फॉर्मेशन भी है, अभी बताऊंगा। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बेटर किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। 3 मीडियम है, एक एसिडिक मीडियम आता है, एक आपका बेसिक मीडियम आता है और एक आपका न्यूट्रल मीडियम। इन तीनों मीडियम में पूछ सकते हैं। और दूसरा आपने बता ही दिया, एलॉय फॉर्मेशन का क्वेश्चन सीडीएस में भी आया है, एलॉय फॉर्मेशन, और इसका एलॉय अधिकतर जो पूछा जाता है वो मिक्स्ड मेटल भी पूछा जाता है ब्लॉक का, मिक्स्ड मेटल। बाकी तो सब बनाते ही हैं, लेकिन एफ ब्लॉक में मिक्स्ड मेटल पूछा जा सकता है, ये दिक्कत है आपके सामने, ये आ सकता है। ठीक है, इसी सीरीज में कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को याद रखने हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा है उसमें नहीं जाना है, लेकिन ये टॉपिक रनिंग में आपको जरूर पढ़ लेना, चलते चलते जरूर पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा इन पे, मतलब छोड़ना नहीं है। अब बात ये आती है कि आखिरकार डीएफ ब्लॉक जब हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जो K2Cr2O7 और KMnO4 जो एनसीईआरटी में रिएक्शंस दे रखी, उन रिएक्शंस के प्रोडक्ट जरूर याद कर लेना। प्रोडक्ट मान लेना मेरी बात, आज प्रोडक्ट जरूर याद कर लेना, आ सकता है एग्जाम में कि ये बताओ कि KMnO4 नेगेटिव से H2SO4 डाल दिया, Fe डाल दिया, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आंसर नीचे दिया हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन भी आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए इसको भी पढ़ के जाना। तो आज मेरा काम है आपको याद होगा ना, याद दिलाना, ये मेरा काम है। पढ़ना तो टीचर तो आप दिए भाई, एमएससी तो आपने भी कर रखा है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आप ये जरूर पढ़ लीजिए, तो हो सकता है आपके अंदर कभी कोई चीज बाई मिस्टेक छूट जाएगी तो आपको याद आ जाएगी। इनके स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना, लुबना। एक तो MnO4 नेगेटिव का ध्यान रखना, एक MnO4 डाई नेगेटिव का ध्यान रखना, एक Cr2O7 डाई नेगेटिव का याद रखना, एक CrO4 डाई नेगेटिव का याद रखना। ठीक है, तो इसलिए इन चीज को ध्यान रखना, और साथ में इक्विवेलेंट वेट कितना किसका एसिडिक मीडियम में कितना होगा बेस, सब मैंने वीडियो सब पे डिस्कशन हमेशा करता रहता हूँ, इसलिए आज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं ये नहीं पता लगा आपने बोले अरे यार सर ये तो पढ़ा ही नहीं, तो बड़ा दिक्कत हो रही। तो ये सब चीजें मैं आपको रिमाइंड नहीं कराना चाह रहा हूँ, हर तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे लुबना ने लिखा है नंबर ऑफ द
मोल्स भी पूछा जा सकता है इनका, बिल्कुल पूछा जा सकता है कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायरमेंट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं डीएफ ब्लॉक से। एफ ब्लॉक में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस चार्ट के जाइएगा, 100% क्वेश्चन मिलना तय है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एफ ब्लॉक का कौन सा एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा, कौन सा नहीं होगा, इनका जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन उसका रीजन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सेपरेशन नहीं होता है ठीक है, लेकिन कैसे होता है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सब चीजें यानी जिरकोनियम हाफनियम की प्रॉपर्टी सेम होती है, क्यों होती है, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल रखे हुए हैं। आप मान के चलना, सुबह पेपर सुबह जाना तो एक बार जरूर अपने सर को, जो भी सर हैं आपको, जिनको आप अच्छा मानते हो, उनका चेहरा और अपने माँ बाप का चेहरे को जरूर याद रखना, तो 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन पे पूछा कि सपना ने कि सर कोऑर्डिनेशन में क्या संभावना लग रही है। तो एक तो मैं आपको ये तय कर दूं यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन में आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पक्का रखा हुआ है। आइसोमर्स पूछे जा सकते हैं, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में जो अधिकतर पूछने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है वो ज्योमेट्रिकल से दिखाई दे रही है, ज्योमेट्रिकल से दिखाई दे रही है, ऑप्टिकल से दिखाई दे रही है, ऑप्टिकल से दिखाई दे रही है ना, और साथ में एक सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी दिखाई दे रही है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, कि इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन मिलेगा, एक यहाँ लिखे दे रहा हूं, एक क्वेश्चन मिलना चाहिए। अब हालांकि भगवान तो नहीं हूं, एक क्वेश्चन मिलना चाहिए, है ना, मिलना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर पढ़ के जाना है आपको। कारण ये है कि इनसे क्वेश्चन मिलने की संभावना मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ कभी सिस कभी ट्रांस पूछा जा सकता है सपना, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। तो इस तरीके से सभी टॉपिक्स जुड़े हुए, एग्जाम्पल जुड़े हुए, या फिर कभी फेशियल मेरिडोनियल पे भी लग रहा है मुझे शक, लेकिन वो तो आ ही इसी में रहा है। तो यहाँ पर फेशियल और मेरिडोनियल पर भी मुझे शक लग रहा है, तो ये भी पढ़ लेना। एक तो ये देख लेना, कोऑर्डिनेशन में जब जाना तो एक तो जैसे मान लीजिए कोई लिगेंड आपको दे दिया जाए, मैं क्वेश्चन भी हिंट दे रहा हूँ, लिगेंड दे दिया जाए और लिगेंड से ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सा डेंटेट है, बाई डेंटेट है, हेक्सा डेंटेट है, अधिकतर टिपिकल वाले हेक्सा डेंटेट है ना, बाई डेंटेट या फिर एम्बी डेंटेट, चिलेटिंग लिगेंड, इनमें से मतलब पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल दे करके कि कौन सा लिगेंड जो है वो इस तरीके का है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चिलेटिंग लिगेंड। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं लिगेंड से जुड़े हुए। दूसरा, कभी भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी निकलवाया जा सकता है कि ये कंपाउंड है, इसमें इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे। और एक आईयूपीएसी आप बहुत परेशान ना होइएगा। आईयूपीएसी के लिए आपको क्या करना है, कोई भी 12th की किताब उठाइएगा, उसमें जितने एग्जाम्पल दे रखे हो 12th की एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। 12th के एग्जाम्पल, इस समय फालतू किताबों को नहीं देखिएगा, या फिर आपके सामने जेडी ली बुक हो नई वाली, तो उसमें एग्जाम्पल जो दे रखे हैं उनको पढ़ के चले जाना, अगर ना मिले तो बता देना आपको, ठीक है ना। समझ रही हो लुबना, लीना, सपना, है ना, ये सब लोग हैं लाइन पर, और राहुल जी, मनोज जी, सुब्रदीप जी, जो भी नाम मैं बोल पा रहा हूँ, ये सब लोग हैं लाइन पर, जागृति। तो सभी जितनी भी भाई बहनें हमारे इस पे हैं, वो सभी भाई बहन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अब फालतू किताब नहीं पढ़नी है। अब किताब कौन सी उठानी है, अब किताब आपको 12th वाली उठानी है, जहां तक मैं बता रहा हूँ आपको 12th वाली किताब उठानी है, उसी से रिवीजन करना है। नई किताबों की तरफ न भागिएगा, नहीं तो डाउट पैदा कर लोगे अपने मन में और परेशान हो जाओगे, ठीक है। एक बात, आईयूपीएसी के बाद अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वो ये पढ़ना है कि अगर मान लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई एग्जाम्पल दे दिया, मान लो एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो जुबान पर रहता है, FeCN का होल 6 और ऊपर आ गया 3 नेगेटिव, या फिर FeCN का होल 6 ऊपर आ गया आपका 4 नेगेटिव, इनमें कौन डाया है, कौन पैरा है, किसमें हाइब्रिडेशन कितनी है, किसकी शेप कितनी है, कौन इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रख रहा है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पर नंबर 1, एक तो मैग्नेटिक बिहेवियर जरूर पढ़ना, मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ लेना। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेना, ठीक है। तीसरा फैक्टर इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का देख लेना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का देख लेना, और शेप देख लेना, शेप देख लेना। इतनी बातें आप देख करके जाओगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हर एग्जाम्पल में जो टिपिकल एग्जाम्पल है उनको भी जरूर ध्यान दीजिएगा। टिपिकल एग्जाम्पल, टिपिकल, और टिपिकल में अक्सर हमेशा क्रोमियम वाले,
कोबाल्ट वाले और जिनके साथ में अमोनिया रहता है, इनको जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ये गड़बड़ करते हैं, अक्सर यही गड़बड़ करते हैं, ध्यान देना बिल्कुल नहीं ना, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और साथ में आपको ये जरूर CFT जब पढ़ना तो CFT में एक जरूर पढ़ के जाना कि डी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और डेल्टा O की वैल्यू P से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे। डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा O की वैल्यू P से ज्यादा कैसे फिलअप करेंगे। डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा T की वैल्यू ज्यादा हो जाती P से कैसे भरेंगे। डी में 4 है तो डेल्टा T की वैल्यू P से लेस हो जाती है तो कैसे भरेंगे। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए मैं अभी डाउट नहीं करूंगा आपके मन में, है ना। मैं आपको हिंट दिला रहा हूँ, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं पैदा करूंगा, अभी आपको सिर्फ ये बताऊंगा, रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये चीज आप पढ़ करके जानी है आपको। यहीं पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड किसकी तरह बिहेव करता है, मतलब इसके मेन पॉइंट्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा, मेन पॉइंट्स भी इसके जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेन पॉइंट से कभी कभी सिंपल ट्रू फॉल्स कंसेप्चुअल या करेक्ट इनकरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं आपको दिखाई देनी चाहिए यहाँ पर। तो CFT में ये ध्यान देना है। दूसरी बात आपको एक और अभी है, यहाँ पर एक सिनर्जिक इफेक्ट जरूर पढ़ लेना। सिनर्जिक इफेक्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, कहीं आप जल्दी में, है ना, सिनर्जिक इफेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड भी पढ़ने पड़ते हैं, यहाँ पर पाई बॉन्डिंग की बात आती है, कार्बोनाइल कंपाउंड, इन पे पाई बॉन्डिंग की बात आती है, पाई और सिग्मा की भी बात आ जाती है, तो इसको भी जरा ध्यान दीजिए, किताब उठाइए और पलट डालिए फटाफट फटाफट, बिल्कुल समझौता नहीं करिएगा। तो ये तो आपको कोऑर्डिनेशन में मेरे हिसाब से पढ़ लेनी, मैंने लगभग मेन टॉपिक्स पर फोकस किया हुआ है, तो ये कर लेना है। दूसरी बात, अगर अब आप देखना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि सर इसमें और, तो मैं आपको बताऊं कहाँ कहाँ, और जरा मैं पर टचिंग कर लूँ, अपने सिलेबस को देख लूँ। एक ये हो गया आपका डीएफ ब्लॉक हो गया, है ना। डीएफ ब्लॉक के बाद आपका हो जाता है कोऑर्डिनेशन हो जाता है। बाकी इनऑर्गेनिक में और क्या है, केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ ही लोगे, बहुत दिक्कत है ही नहीं। केमिकल बॉन्डिंग मुझे बताना नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई क्या पढ़ना, इक्विलिब्रियम है। रेडॉक्स भी आप कर सकते हैं, रेडॉक्स में वही मैंने बताया भी है कि आपको रेडॉक्स में जो है वो ध्यान देना है, क्या नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल, वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। और रेडॉक्स में जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर देख के जाइएगा, रेडॉक्स के अंदर जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर देख के जाना, बहन जी सुने, जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन में करके जाइएगा तो एक तो एक्सेप्शन जरूर करके जाना, एक्सेप्शंस जरूर करके जाना। एक्सेप्शन में कौन कौन से करके जाओगे, नंबर 1 CrO5 जरूर कर लेना, CrO5 कर लेना। नंबर 2 H2SO5 कर लेना, समझ रही है बहन जी, नहीं। चलिए नंबर 3 कौन सा, H2S2O8 जरूर कर लेना। नंबर 4 है ना, Fe3O4 को डिवाइड करके हिस्सों में निकालना, एक में FeO और एक में Fe2O3। इसके बाद नंबर 5 पे चले जाइए, नंबर 5 पर आपको निकालना पड़ेगा मेरे हिसाब से, मुझे याद था CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसको लिखने का तरीका बदल लेना, CaOCl और Cl ऐसे लिख लेना, तो आंसर आसानी से निकल आएगा। इसी तरीके से एक Pb3O4 भी पढ़ के जाइएगा, Pb3O4, इसको दो हिस्सों में तोड़ लेना, एक तो PbO में तोड़ लेना और एक Pb2O3 में तोड़ लेना। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, उनको जरूर पढ़ के जाना, यही पूछे जाते हैं, अक्सर यही पूछ लिए जाते हैं, और आप लोग गलत तरीके से, इसको मैंने बताया भी था रेडॉक्स में। और बैलेंसिंग की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं, हाँ एक चीज और आ सकती है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इसमें से कौन सा है, ये भी एक बात भी पूछी जा सकती है, लेकिन उम्मीद इसकी कम है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जा सकता है, लेकिन उम्मीद इसकी कम है। रिड्यूसिंग एजेंट हालांकि देख के जाना, उम्मीद इसकी कम है, यहीं से रेडॉक्स से क्वेश्चन अधिकतर इस चीज का बन जाता है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक मैंने पूरी रिवाइज ही कराई है, तो अब आपको फिर एक बार चलते चलते ये जरूर बताता चलूं कि नंबर 1, सबसे पहले अब आप मेरे वचनों को सुने ध्यान से। सबसे पहले देखो, जितना मैंने आज बोला है इसको आप किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, एक बात आपको बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। दूसरी चीज आपको बताऊं कि जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को है, एक बार मेन पॉइंट पलट करके अंडरलाइन कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेट आज लगाने की कोशिश नहीं करिएगा। प्रैक्टिस सेट मेरे नजर में है, मैं अभी आपको 2-3 आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डालूंगा, उनको मैं अगर 4-5 डालूं तो देख लीजिएगा बस। पीरियोडिक टेबल में कुल लुम्ना पीरियोडिक टेबल में वही जो कॉमन हम लोग करते हैं, एक्सेप्शंस, कौन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कौन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, और किसका आयनेशन पोटेंशियल कम है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसको मैंने इसलिए टच नहीं किया क्योंकि ये टॉपिक आपको
इजी वे में पता रहता है। तो मैं फिर भी अगर आपने टोक दिया है तो छोड़ूंगा नहीं जाते जाते आपको, यानी कि अगर मैं अगला टॉपिक देखना चाहता हूँ तो पीरियोडिक टेबल आपको रिमाइंड करा, क्योंकि ये टॉपिक पीरियोडिक टेबल लगभग हर बार क्लियर हम लोग कर ही लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में दिक्कत नहीं आती है। कोई एक आधा एक्सेप्शन पीरियोडिक टेबल में परेशान करता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब चूंकि याद दिलाया है तो मेरा काम है। यस, अपना ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन जरूर देखिएगा। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहली बात तो आपको यानी कि एक्सेप्शंस को जरूर ध्यान रखना है, एक्सेप्शंस को जरूर ध्यान देना है, ठीक है। एक बात आप ये कर लीजिएगा। दूसरा, जैसे सॉल्युबिलिटी किसकी घटती है किसकी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी पर क्वेश्चन आ सकता है, थर्मल स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन आ सकता है, थर्मल स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ मत सोचना गैस ब्लॉक है कि पी ब्लॉक है। रिड्यूसिंग करेक्टर पर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ज्यादा रिड्यूसिंग अच्छा एजेंट है, रिड्यूसिंग करेक्टर कौन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो सॉल्युबिलिटी पर, थर्मल स्टेबिलिटी पर, रिड्यूसिंग करेक्टर पर, एसिडिक बिहेवियर पर क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक नेचर पर क्वेश्चन आ सकता है। ये सब ऊपर से नीचे जो घटते बढ़ते हैं, इनको आप चाहे एस ब्लॉक का हो चाहे पी ब्लॉक का हो, वीडियोस से या फिर आपके पास कोई बुक हो उसकी मदद से आप इनको सॉर्ट आउट जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन लगभग मिलेगा। ये ध्यान दीजिए। बाकी आयनेशन एंड पोटेंशियल किसका कम है किसका ज्यादा है, आयनेशन पोटेंशियल इसकी फर्स्ट ज्यादा होती है, IE1 IE2 इन दोनों में वेरिएशन आता है, जो उसको पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को आप ध्यान दीजिएगा, किसकी ज्यादा होती किसकी कम होती, कौन लाइट एलिमेंट है ना। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। अब बायो देखिए लीना जी, मैंने ये सब क्वेश्चन से बायोमोलिक्यूल है वो भी आपको रिवाइज कराया था, आप ठीक है याद दिला रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग मैं बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑर्गेनिक पर डिस्कशन की है, तो इसलिए उम्मीद है कि इन चीजों को पढ़ के आपको जाना है। जी रश्मि जी, रश्मि बोलिए। हेलो रश्मि बोलो। हेलो सर। हाँ रश्मि जी बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी। सर नहीं सर, गलती से दब गया था। अच्छा चलिए, ठीक ठीक सर मैं कुछ देख रही थी, गलती से दब गया। ठीक ठीक ठीक। चलिए, तो आपने इतनी चीजें सबको पढ़नी है। हाँ बिल्कुल, सपना सही कह रहे हो कि इसकी सेकंड ज्यादा होती है, इसकी फर्स्ट कम क्यों होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देख करके जाना है आपको। और अभी मैं आपको आज क्या करना है, देखिए मैंने सब आपको बता दिया है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है माइंड पे, बिल्कुल कूल डाउन करिए माइंड को। रात में बहुत ज्यादा जगिएगा नहीं। रात में चूंकि आपने बोला कि नाइट में मेरी 4 बजे ट्रेन है, किसी की भाई पेपर शुरू होगा तो जल्दी ही जाना होगा, रात में प्रेशर भी रहता है दिमाग पे, तो पढ़ूंगी, कपड़े रखूंगी, तौलिया रख लूंगी, साबुन भूल जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना प्रेशर रहता है। सुबह पता लगा उठे मॉर्निंग में, है ना, एकदम पेट भी नहीं साफ हुआ, बड़ा बहुत दिक्कतें रहती है। कॉमन वे में बात कर रहा हूँ आपसे। ये प्रेशर माइंड पे रहता है तो सुबह एकदम हम लोग अपने आप को फ्रेश भी महसूस नहीं करते हैं, और उसी अंडर प्रेशर में पेपर देने चले जाते हैं। और जब उसी अंडर में पेपर देने चले हैं, जगह बदल जाती है, रात में कहीं होटल में भी रुके हैं, कहीं कुछ है, तो ये सब जगहें जब बदलती हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हम आपको अच्छा महसूस नहीं करते हैं, अच्छा फील नहीं आता है। और तो वो प्रेशर पर वो दबाव भी हमारे माइंड पर रहता है, जो कहीं ना कहीं पेपर को अफेक्ट करता है। तो ये सब चीजें, एक तो आप शाम को भैया कम खाइएगा, आपको ये भी बता दे रहा हूँ, ज्यादा भोजन नहीं करिएगा, लाइट भोजन करिएगा, है ना, सलाद उलाद खाइएगा। दूसरी चीज है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है कि सुबह बस आराम से नाइट में जल्दी सो जाइए तो जल्दी उठ जाएंगे, है ना। तो ये लगता है कि नहीं, माइंड थका थका है, हम पेपर देने जा रहे हैं यार, पता लगा सुबह ऐसा हो गया कि कभी कभी नहा भी नहीं पाए, कहीं अच्छे होटल में नहीं रुक पाए, ठंडा पानी मिला, ये सब चीजें परेशान करती हैं आपको। तो इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करके एक दिन के लिए मान लेना कि भैया चलो ठीक है, लड़ाई पर जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो बाद में नहा लेंगे रगड़ के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़ाई पूरे फ्रेशली माइंड से होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा, माइंड सेटअप सही हो जाएगा आपका। लाइट वेट भोजन लीजिएगा रात में, बिल्कुल पीस मतलब साइलेंट मोड वाली नींद लीजिएगा। जो भी रिवाइज करना हो वो शाम को 8 बजे तक रिवाइज कर लीजिएगा, 9 बजे तक खाली हो जाइएगा, भोजन वोजन करके आराम से रेस्ट करिएगा, है ना। एक दो वीडियो जो आपको मेरी मोटिवेशन की लगती हो वो जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा। फार्मूले की आपने कोई बुकलेट बनाई हो, फार्मूले का कोई आपके सामने मेरी बुकलेट पड़ी हो आपके PDF में, उसको पलट करके देख लीजिएगा, सब चीजें देखिएगा, और फिर आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर टेस्ट देने जाइएगा।
और ईश्वर आपकी तमन्ना को पूरा जरूर करेगा। जी सपना जी बोलिए। इसको पलट करके देख लीजिएगा, सब चीजें देखिएगा और फिर आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री होके टेस्ट देने जाइएगा। ईश्वर आपकी तमन्ना को पूरा जरूर करेगा। जी सपना जी बोलिए। सर जैसे कोई टॉपिक है इसको पलट करके देख लीजिएगा, सब चीजें देखिएगा और फिर आराम से बोलिए बिल्कुल टेंशन फ्री होके टेस्ट देने जाइएगा। आवाज ओवरलैप कर रही है। जी बोले सपना। चलिए ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर दीजिएगा और अपना जो है, मैं अच्छा हूं या नहीं हूं ये तो बात अलग है, लेकिन ये जरूर है कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन नहीं होने दूंगा। आपका जैसा भी पेपर हो व्हाट्सएप पर बताइएगा। हो सकता है मैं आपके क्लास में 2-1 दिन ऑफ करके जो है, आप मुझे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा और आपसे फिर भी मुलाकात करता रहूंगा। ये हमारे ऐप पर चलते रहेंगे क्लासेस, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं 2-4-5 दिन के लिए रेस्ट जरूर लूंगा और उधर जिससे कि आपके साथ जो मेहनत की है मैं भी अपनी बॉडी को रिफ्रेश कर पाऊँ। लगातार आपसे जुड़ा रहा हूँ। तो सपना जी, स्मिता गौतम जी, सभी लोग टेंशन ना लीजिएगा और वो ग्रुप पर ऐसा डिस्कशन ना करिएगा जिससे मुझे लगे अरे सर क्लास लीजिए। ये मैं खुद ही क्लास लूंगा। एमपी की टेट की एग्जामिनेशन की तैयारी, यूपी पीजीटी की तैयारी इसी ऐप पर चलती रहेगी। और कोशिश करिएगा कि जो लोग आपको मिले उनको हमारे ऐप की जानकारी भी जरूर दीजिएगा। लीना जी, सब जागृति जी जरूर दीजिएगा कि अनुसर से थोड़ा सा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे ऐप पर भी ज्यादा से ज्यादा लोग आए। ये तो आप भी जान रहे हैं, तो इस क्लास कंटिन्यू रहेगा सपना, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। तो प्लीज इसको मोटिवेट करिएगा कि जिस दूसरे लोग भी हमसे जुड़ते रहें और ऐसे ही ये क्लासेस हमारी चलती रहें और आप सफल होकर के आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।